आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3। तो आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और आपकी जो फ्रीडम्स है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट कब कहाँ कैसे लगा सकता है और आपको क्या क्या फ्रीडम्स मिली हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप इस साइड पर बैठो आकर के, तो बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पर आपको मिली है 6 फ्रीडम। वो कौन कौन सी फ्रीडम मिली है? आर्टिकल 19 क्लास 1, आर्टिकल 19 क्लास 1 में आपको मिलती हैं 6 फ्रीडम्स। और वो 6 फ्रीडम्स क्या हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने की, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। वैचारिक अभिव्यक्ति के साथ साथ आपकी चॉइस है कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको बोलने की और अपने मन पसंद कपड़े पहनने की, मतलब अपने एक्सप्रेशन देने की आज़ादी है, राइट। ये स्वतंत्रता है। फिर राइट टू एसोसिएट, राइट टू एसोसिएट, आपको संगठित होने का अधिकार है। अर्थात आप जो है एक संगठन बना सकते हैं और संगठित हो सकते हैं। राइट टू मूव विद इन इंडियन टेरिटरी, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। राइट टू मूव विद इन इंडियन टेरिटरीज, मतलब पूरे भारत के में कहीं पर भी आप किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे जा सकते हैं, रह भी सकते हैं। और राइट टू ट्रेड, आप अपने मन पसंद के व्यवसाय को कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध कर सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टेट, मतलब राज्य के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? आप विरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और ये 6ठा राइट आपको, ये देखिए सारे आपको फ्रीडम्स हैं। क्या फ्रीडम्स हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएट, राइट टू मूव विद इन इंडियन टेरिटरी एंड राइट टू सेटल टेरिटरी एंड राइट टू ट्रेड, मतलब मन चाहा व्यापार भी कर सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट एंड अगेंस्ट स्टेट, राइट। और राइट टू एसोसिएट, कहीं पर ऐसी जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं बट विदाउट आर्म्स, मतलब ये नहीं कि वहां गए हथियार लेकर के पहुंच गए, राइट। तो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। किस तरीके से? पीसफुल। तो आपको 6 राइट्स मिलते हैं यहाँ पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एसोसिएट, राइट टू मूव विद इन इंडियन टेरिटरी, राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब किसी भी धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
भाई आपकी मर्जी है कि हम मंदिर नहीं जाना चाहते, हम तो चर्च जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको गवर्नमेंट या कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि आपको मना कर दे कि भाई आप मंदिर ही जाएंगे, आपको कॉम्पेल नहीं किया जा सकता है, या मस्जिद ही जाएंगे या गुरुद्वारा ही जाएंगे, आपकी मर्जी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फेथ को, किस रिलीजन्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो 6 फ्रीडम्स मिली हैं, तो ये आर्टिकल 19 में जो पहले इसमें 7 फ्रीडम्स होती थी, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, जिसको बाद में स्किप कर दिया गया था, राइट। तो अब जो है वो लीगल राइट हो गया है। तो ये जो 6 फ्रीडम्स मिली हैं, तो जहां पर आपको 6 फ्रीडम्स मिली हैं आर्टिकल 19 क्लास 1 में, तो इसी के आर्टिकल 19 क्लास 2 में स्टेट को 8 फ्रीडम मिली है कि आप जो भी करें उस पर सब में वो प्रतिबंध लगा सकें। अब आप कहेंगे यार ये कैसी आज़ादी है कि एक तरफ तो आप हमसे कहते हो कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, दूसरी तरफ आप हमसे कहते हो एसोसिएट हो सकते हो, दूसरी तरफ स्टेट से कहते हो कि नहीं हो सकते हैं। ऐसे कैसे स्टेट हो जाएंगे? स्टेट को ये एम्पावर करते हो कि अगर ये इकट्ठे हो तो लाठी चला दो इन पर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए कि इसमें क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको रोका कहीं पर नहीं जा रहा है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये दिए जा रहे हैं कि आप इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, किस सेंस में इकट्ठा हो रहे हैं। आप भीड़ जुटा करके एक उपद्रव करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, या आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी स्टेट के अगेंस्ट बोलने लगे, या देश की जिससे एकता या अखंडता पर आंच आती हो, भाईचारे को नुकसान होता हो, वो चीज़ें आप नहीं बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम एक एक करके चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जहाँ पर हमें को 6 फ्रीडम्स हैं, वहीं पर स्टेट को 8 पावर्स दिए गए हैं कि वो आपको 8 तरीके से इन फ्रीडम्स पे कंट्रोल कर सके, आपको नियंत्रित कर सके, राइट। तो अब देखिए आर्टिकल 19 क्लास 2 क्या कहता है। अब आप इसको ऐसे समझें कि आर्टिकल 19 क्लास 1 ये कहता है कि आप मतलब देश का कोई भी नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के प्रत्येक नागरिक को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्लास 19(2) क्या कहता है? स्टेट हैज द राइट, स्टेट हैज द राइट टू चेक यू। स्टेट को ये पावर है कि जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं उसको स्टेट रोक सकता है, राइट। कब रोक सकता है? जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लेकर के कुछ ऐसा बोलने जा रहे हो जो स्टेट के अगेंस्ट हो, जो राज्य के अगेंस्ट हो, या जिससे समाज में कोई राइट उत्पन्न हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है। मान लीजिए आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लिया और आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया, राइट। तो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया, तो आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय कीजिए, लेकिन आप ऐसा ना बोलिए जिससे जो है पीस ब्रीच हो जाए, जिससे शांति भंग हो जाए। तो पीस ब्रीच होने वाली या शांति भंग होने वाला कोई हेटेड स्पीच आप नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखिए
आर्टिकल 19 क्लास 1 ने आपको ये पावर दिया, स्टेट को ये पावर दे दिया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। राइट, क्लियर। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आपकी जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। किसकी भी आती है? प्रेस की स्वतंत्रता। जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, मेरी मर्जी है, मैं चाहे ये लिखूं, मैं चाहे वो लिखूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। आप ऐसा कुछ ना लिखें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लेकर के, जिससे जो है देश में कोई इशू क्रिएट हो जाए। राइट, आप कह दो कि मेरी मर्जी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, मैं तो मुख्यमंत्री को लिख दूंगा कि ये है, जो वो नहीं है मैं वो भी लिख दूंगा। तो जो वो नहीं है वो भी लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर के जो प्रेस एक्ट है, PRB एक्ट, उसका भी वायलेशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी कर रहे हैं। तो दैट विल बी अ क्रिमिनल एक्ट, वो क्रिमिनल एक्ट होगा। क्रिमिनल एक्ट के तहत जो भी आपने कार्य किया है, जो भी लॉ में प्रोविजन होगा, उस लॉ में प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। अब मान लीजिए जैसे कि आपने जबरदस्ती एक आर्टिकल छापा और लिख दिया कि मैं विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है या मेरे पास साक्ष्य हैं कि मुख्यमंत्री ने जो है अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है, इस टाइप की बना ली है, ये बना ली है, ये महल जो है मुख्यमंत्री का है, लाइक दैट। इस तरह का कुछ आपने एक्सपोज कर दिया। अब मुख्यमंत्री को एक्सपोज आप कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, मुख्यमंत्री ही नहीं, इवन देन आम व्यक्ति को भी अधिकार है कि अगर आप फॉल्स न्यूज आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को डिफेम कर रहे हैं। तो अंडर सेक्शन 211 आप IPC डिफेमेटरी के सेक्शन में आपके खिलाफ मुकदमा भी हो जाएगा, मानहानि भी हो सकती है, डिफेमेटरी का केस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अगर उस व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होगी, जो प्रतिष्ठा आपने खराब की है, तो उस प्रतिष्ठा के लिए आपको जो है क्या हो जाएगा, मानहानि का केस भी कोर्ट में पड़ सकता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। अगर कुछ भी बोलेंगे तो स्टेट को ये पावर दिया गया है कि आपके कुछ भी बोलने पर वो क्या करे, अंकुश लगाए। अच्छा, फिल्में भी जो है क्या आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आती हैं, वो भी जो है किसमें, आर्टिकल 19 क्लास 1 में कवर है। तो आपने देखा होगा फिल्मों की प्री सेंसरशिप होती है कि नहीं होती है? फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म को क्या होता है, उसका सेंसर बोर्ड से पास होना जरूरी होता है। आपने कई बार सुना होगा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म का ये सीन काट दिया, फिल्म का वो सीन काट दिया। क्यों काट दिया? फिल्म कोई भी जो दर्शाने से पहले या पिक्चराइज होने से पहले उसको जो है सेंसर बोर्ड से पास क्यों होना पड़ता है? जबकि एक नेता जब किसी मंच पर जाकर के भाषण देता है तो क्या वो सरकार से पूछता है कि ये हम भाषण दें कि ना दें? नहीं पूछता है ना। एक लीडर्स बिना बताए कुछ भी बोल देता है, क्या कहता है कि दैट इज द मैटर ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मामला हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। तो दैट्स वाई हमें किसी से क्या पूछने की जरूरत है, मेरी मर्जी है कि मैं ये भाषण दूंगा, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन भाषण में भी वही बात है लागू होती है जो यहाँ पर लागू होती है। एक पत्रकार कभी सरकार से पूछता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ लिखने जा रहा हूँ, वो बिना पूछे स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी लिख देता है। तो कुछ भी नहीं लिख देता है, उसके पास जिस बात के एविडेंस होंगे वो चीज लिखता है। इज दैट क्लियर? अगर वो कुछ भी लिखेगा तो उस पर भी लागू होता है। लेकिन हाँ, पत्रकार की, नेता की, इनकी प्री सेंसरशिप नहीं होती है। हमारा कोई भी आर्टिकल पब्लिश होने से पहले वो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है प्रेस का। उसके लिए कोई भी स्टेट हमसे ये नहीं कह सकता है कि आप न्यूज पब्लिश करने से पहले आर्टिकल हमको पढ़वा दें, राइट। लेकिन यहाँ पर जब फिल्में होती हैं तो फिल्मों में सरकार कहती है कि सबसे पहले इसको जो है सेंसर बोर्ड से पास होना चाहिए।
हैं, जो इसका बोर्ड क्या है, CBFC। फिल्में किससे पास होती हैं, CBFC। CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो एक बार एक फिल्मकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक फिल्मकार कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने क्वेश्चनिंग की सुप्रीम कोर्ट में कि दिस इज द वायलेशन ऑफ और फंडामेंटल राइट, ये हम फिल्मकारों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बताओ कैसे वायलेशन है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो निश्चित तौर पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है किसी भी बने हुए कानून की, सुप्रीम कोर्ट जो है व्याख्या करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ बनता है, तो किसी भी तरह का अगर लॉ पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, बनाती है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही तय करती है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने कहा कि भाई बताइए कैसे कैसे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो फिल्मकार का ये कहना था कि जनाब एक नेता जब कभी स्पीच देता है तो वो स्टेट से परमिशन नहीं लेता है कि मैं क्या बोलना है, क्या मैं बोलूं क्या मैं ना बोलूं, वो किसी भी मंच पर खड़ा होकर के बोलने लग जाता है। इज दैट क्लियर? एक पत्रकार जब लिखता है कुछ तो वो स्टेट से पूछने नहीं जाता है कि मैं इसमें क्या छापूं, या मैंने ये लिखा है देखो सही लिखा है, इसको छापूं या ना छापूं, या मैं आपके खिलाफ छापने जा रहा हूं तो आपसे परमिशन लेने आया हूं। राइट? तो जब एक पत्रकार नहीं पूछता है, एक नेता नहीं पूछता है, इवन देन देश का एक आम आदमी बोलने से पहले नहीं सोचता है, नहीं पूछता है, तो फिर मुझसे ही क्यों, हम फिल्मकारों से क्यों, कि आप जो है हमसे कहते हैं अच्छा ठीक है आपने फिल्म बना ली, अब हमने जो है, हम फिल्म प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं बहुत सारा और पूरी मेहनत करते हैं और स्टडी करते हैं, तमाम अध्ययन करने के बाद हम एक फिल्म बनाते हैं और सेंसर बोर्ड उस पर आकर के कैंची चला देता है कि भाई ये वाला सीन कट, राइट, ये वाला डायलॉग कट, राइट, कभी कहीं तो सीन काट देगा, कभी कोई डायलॉग काट देगा। तो ये तो हमारे साथ जो है क्या है, एक तरह का डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है, हमारे साथ तो दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है और हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि फिल्में, उन्होंने कहा कि फिल्मों की प्री सेंसरशिप होती है, और क्यों होती है, इसलिए नहीं होती है कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जाए। राइट? चूंकि फिल्मों की सेंसरशिप इसलिए की जाती है चूंकि जो फिल्में होती हैं वो किसी दूसरे आर्ट, दूसरे विधा से व्यक्ति के मस्तिष्क पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। तो फिल्मों की सेंसरशिप इसलिए होती है, दूसरे आर्ट तो जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं और उनका इफेक्ट जो पड़ता है वो लाइट पड़ता है। मान लीजिए कोई एक नॉवेलिस्ट है, वो नॉवेल लिखता है तो उसको लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके एक समय के बाद दिमाग में रखते हैं और भूल जाते हैं। या कोई लिटरेचर है, साहित्यकार है, वो लिख रहा है तो उसका लिटरेचर आदमी पढ़ता है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि फिल्में होती हैं। क्योंकि फिल्मों में जो वो पढ़ रहा है वो जीवंत घटनाएं वहां पे घटित हो रही होती हैं, दिखाई जा रही होती हैं, तो उससे व्यक्ति के मनुष्य पर, मस्तिष्क पर या माइंड पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत इन डेप्थ पड़ सकता है। राइट? इसलिए फिल्मों की प्री सेंसरशिप होती है। तो यहां पर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही क्या आता है, फिल्मों का प्रदर्शन भी आता है। लेकिन फिल्मों की प्री सेंसरशिप क्यों होती है? इसलिए होती है, इसलिए स्टेट उन पर कैंची चलाता है
कि पहले फिल्म बना ली, पहले आप सेंसर बोर्ड को दिखाओ आकर के, सेंसर बोर्ड अगर ओके करेगा कि ये फिल्म दिखाने लायक है तो दिखाई जाएगी, और नहीं दिखाने लायक है तो नहीं दिखाई जाएगी। सेंसर बोर्ड अगर बनी हुई फिल्म को कह दे कि नहीं नहीं इस फिल्म का किसी भी पार्ट को दिखाया ही नहीं जा सकता है, तो नहीं दिखाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फिल्मों की प्री सेंसरशिप भी समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड हम बात करते हैं, हमने कहा आर्टिकल 19 क्लास 1 आपको एक और देता है, क्या? राइट टू एसोसिएट, कि आप क्या हो सकते हैं, कहीं पर एसोसिएट हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाइए, राइट। अब यहां पर आर्टिकल 19 क्लास 2 ये कहता है कि भाई आप एसोसिएट तो हो सकते हैं, लेकिन कैसे? पीसफुली। पीसफुली का मतलब कहीं पर आप अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? विदाउट आर्म्स, आपके पास लाठी, विदाउट आर्म्स मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, राइट। शस्त्र नहीं होना चाहिए कि कोई बात हो जाए वहां पर आप बलवा कर दें, राइट। तो विदाउट आर्म्स एंड स्टिक्स, लाठी डंडा ये और हथियार नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर स्टेट क्या करेगा? आप पर एक्शन लेगा। स्टेट को ये राइट है, स्टेट हैज द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट एसोसिएशन। आप एसोसिएट हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ना केवल एसोसिएट हो सकते हैं, आप एसोसिएशन भी बना लीजिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। ये नहीं कि हमको तो हम 4 लोग खड़े हैं, सरकार को क्या मतलब? सरकार को मतलब है 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों के खड़े होने का एक जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव ऑब्जेक्टिव के साथ 4 लोग कलेक्ट हुए हैं तो अब आपका अप्रोच क्या है कि यार 4 लोग इकट्ठे हो गए, सामने वाले के घर को तोड़कर अंदर घुसना है, तो घर तोड़ने की जो सजा होगी वो भी होगी। अंडर सेक्शन 34 का भी मतलब एक कॉमन इंटेंशन से अपराध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो सेक्शन 34 भी लगेगा, और जो अपराध करेंगे वहां पर उस समय उस सिनेरियो में तो उस अपराध की के तहत आपके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत होगा, राइट। अगर आप भीड़ इकट्ठा करने के लिए सिर्फ वहां पर कुछ उपद्रव करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं तो सेक्शन 129 सीआरपीसी पुलिस को यह अधिकार देती है कि आपको डिस्पर्स होने के लिए कहे कि अलग अलग हो जाओ, और अगर 129 सीआरपीसी के तहत आपको डिस्पर्स होने के लिए कहा है और डिस्पर्स आप नहीं होते, इधर उधर नहीं होते, तो पुलिस हैज द राइट टू लाठी चार्ज, पुलिस को लाठी चार्ज करने का भी अधिकार है। ये आपको हम जब लॉ की क्लासेस में लेंगे तो हम बताएंगे कि किसमें जो है वो आपको डिस्पर्स होने का अधिकार देती है, किसमें लाठी चार्ज करने का अधिकार देगा, और कब जो है पुलिस फायर का करती है, और कौन पुलिस को जो है एम्पावर करता है, कौन पुलिस को ये अधिकार देता है कि अब तुम फायरिंग करो, राइट। ये जब हम आईपीसी सीआरपीसी के जो क्लासेस लेंगे उसमें बताएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये चीज तो समझ में आ गई कि आप एसोसिएट होने का अधिकार है, आपको इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन पीसफुली, राइट। और उस समय आर्म्स एंड ये स्टिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, आयरन रॉड नहीं होनी चाहिए, लोहे के मतलब लाठी डंडा या हथियार टाइप की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आपको 2 अधिकार यहाँ पे पता चल गए कि एक तरफ आपको ये अधिकार दे रहा है, दूसरी तरफ ये अधिकार क्या कह रहा है कि आप पीसफुली जो है काम करें, जो भी करें। अब इसके बाद थर्ड ये कहता है, ये आर्टिकल 19 क्लास 1 ये एक अधिकार आपको देता है, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है यहां पे राज्य सरकार से, राइट।
यहां पर सरकार के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, राइट। आप प्रोटेस्ट एंड प्रोसेशन भी है इसमें, प्रोटेस्ट प्रोसेशन दोनों ही शामिल है, ठीक है। जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब, अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए, शुड बी पीसफुल। ये पीसफुल होना चाहिए, अदरवाइज स्टेट हैज द राइट टू टेक एक्शन। ये सारी चीजें होनी कैसी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से। अन्यथा अगर बवाल करने के उद्देश्य से हो तो सरकार को जो आर्टिकल आपको ये पावर दे रहा है कि आप ये कर सकते हैं, वही आर्टिकल सरकार को भी ताकत दे रहा है कि आप जो है अगर ये बदतमीजी करें तो फिर लाठी चला दो इन पर, राइट। जैसे कुछ लोग क्या हंगामा मचाते हैं, भाई हमें तो संविधान ने अधिकार दिया था इसलिए हम जुलूस निकाल रहे थे। ठीक है, जुलूस निकालो, किसने मना किया है आपको जुलूस निकालने से, लेकिन जुलूस निकालते समय आप बदतमीजी करोगे, सड़क पे रोड तोड़ोगे या स्टेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करोगे। स्टेट प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, स्टेट प्रॉपर्टी इन द सेंस पब्लिक प्रॉपर्टी से होता है, आपने बस जला दी, कार जला दी, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं प्रोविजन है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोटेस्ट करने का राइट दिया है, ना कि तोड़फोड़ करने का अधिकार दिया है। अगर आप ये सब करते हैं तो गवर्नमेंट हैज और स्टेट हैज द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। सरकार को यह अधिकार है कि वो आपके खिलाफ क्या ले ले, एक्शन ले ले। अब आप देखिए यहां पर ये कितने हो गए थे राइट, थर्ड हो गए थे, फोर्थ हो गए, ये थर्ड है, थर्ड था। अब फोर्थ राइट में आपसे कहा गया कि आप राइट टू चूज ऑक्यूपेशन, आप अपनी मनपसंद व्यवसाय कर सकते हैं। आपको जो है जब बात मनपसंद व्यवसाय की हो तो आपको जो आर्टिकल 15 में राइट मिले हुए हैं, आर्टिकल 15 में क्या राइट मिले हुए हैं, हमने पढ़ाया था कि जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजियस के बेस पर, रीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, मतलब इन आधार पर आपसे ये नहीं कहा जा सकता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस का मैटर है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, आपका रंग गोरा है, आपका काला है, आप जो है इस भाषा को में प्रैक्टिस करते हैं, आप इसके आधार पर आपको आपके व्यापार करने से, मन चाहे व्यापार करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन अब टेक्निकली क्या है कि आप भाई साहब हैं तो अनपढ़, या आपने जो है बचपन से सीखा तो है कारपेंटर का काम। अब आप कहें कि दिस इज द मैटर ऑफ राइट टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये हमारे राइट टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन का है। हम तो ब्लैक कोट पहन करके अब हम कारपेंटर का काम नहीं करेंगे, हम तो ब्लैक कोट पहन करके कोर्ट में एडवोकेसी करेंगे, राइट। या हम तो एक डॉक्टर की क्लिनिक खोलेंगे। तो क्या तब वहां पर स्टेट को ये पावर है कि ठीक है आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन कब आप एडवोकेट तब बन सकते हैं जब आपने लॉ की पढ़ाई की हो और साथ ही आपने बार एसोसिएशन में एंड स्टेट बार काउंसिल में एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो, राइट। कहां पर, स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और फाइनली लास्ट में जो सबसे नीचे है बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है देन यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। सेम अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस में आते हैं तो आपके पास मेडिकल की वैलिड डिग्री होनी चाहिए, और स्टेट मेडिकल काउंसिल एज वेल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इलीगल है, और उसके लिए स्टेट को ये पावर है कि आपके अगेंस्ट जो है क्या किया जाए, अभियोग चलाया जाए। इज दैट क्लियर?
क्योंकि आपने मेडिकल एक्ट का वायलेशन किया है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर राइट टू चूज आप ऑक्यूपेशंस का मतलब है कि आप जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए अगर आप टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आ गया आपका 4 राइट तो ये हो गए। हमने कहा था राइट टू मूव, राइट टू मूव कहां पर? विद इन इंडियन टेरिटरी। जरूर घूमिए, देश आपका है, ठीक है, ये पूरा देश आप ही का है, जरूर घूमिए। राइट टू मूव विद इन इंडियन टेरिटरी। लेकिन आपका जो इंडियन टेरिटरी में मूव करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि भाई हम यहाँ से बाहर जाकर के कहीं वहाँ से लूट करके आ जाएंगे। अगर आप इस इंटेंशन से गए हैं तो जिस स्टेट में गए हैं वो स्टेट भी आपको रोकेगा। वो स्टेट थोड़ी कहेगा कि अच्छा भाई आप यूपी से आए हैं तो आप हमारे रिश्तेदार हैं, राइट? यूपी से आए हैं तो आप रहिए, किसी भी स्टेट में रहिए, किसी भी स्टेट में रहने के लिए गए हैं, वहाँ पे व्यवसाय करने के लिए गए हैं, तो आपका व्यवसाय लॉफुल होना चाहिए। आप चाहे भले ही वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, राइट, लेकिन आप जो है कोई ऐसा एक्ट वहाँ पर जा करके नहीं करेंगे जो इलीगल हो, जो अगेंस्ट स्टेट हो, राइट? तो यहाँ पे राइट टू मूव विद इन इंडियन टेरिटरी, आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका कौन सा था? 5 नंबर का था। छठा राइट है आपका, क्या बताया था? हाँ, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस। राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस ये आपकी धार्मिक आजादी की स्वतंत्रता है कि आप जो चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? जो मर्जी आए आपकी वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कोई आपको जबरन, जैसे कि केरला स्टोरी आपने देखी होगी, केरला स्टोरी में लोग प्रैक्टिस करते नहीं है। केरला स्टोरी में यह दिखाया गया है कि बड़ी चालाकी से ब्रेन वॉश करके उनका जो है क्या करवाया गया है? कन्वर्जन कराया गया है। तो राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है आपके पास। यू हैव द राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस बाय ओन चॉइस। आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाय ब्रेन वॉश करके या बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती आपका कन्वर्जन कराया जाता है, तो वो जो है क्या है? इनवैलिड है, इलीगल है और जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो 6 राइट आपको मिलते हैं एंजॉय करने के लिए, तो यहाँ इसी तरीके से 8 राइट दिए हुए हैं कि आपके एंजॉय में बाधा डालने के लिए। लेकिन एंजॉय में ये बाधा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और कैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं? ये रीजनेबल हैं। रीजनेबल का मतलब, चूंकि हमने पहले ही बताया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं। क्या हैं? गारंटीड हैं, बट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो लागू हो। फिर तो आप कहोगे कि भैया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम तो जो है पड़ोसी को गाली देंगे। पड़ोसी को गाली दोगे तो पड़ोसी भी तो पलट के देगा। फिर क्या होगा? ब्रीच ऑफ पीस होगा, मतलब शांति भंग होगी। पुलिस आएगी, फिर दोनों पर कार्रवाई करेगी ना। तो इसलिए कोई भी काम है, आपको अगर राइट दिए हैं तो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करना है। विद द फॉलो ऑफ रिस्ट्रिक्शंस यू कैन एंजॉय योर राइट। आप अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं विद फॉलोइंग विद रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए आप अपने राइट एंजॉय कीजिए।
ये आर्टिकल 19 जो है आपका क्लियर होता है। अब आर्टिकल 19 के बाद अब आपका आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये बड़ा लीगल आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल 20 ये एक तरह से बड़ा ही लीगल आर्टिकल है। लीगल आर्टिकल क्यों कह रहे हैं? लीगल आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो प्रोस्पेक्टिव लॉज हैं उनमें आपको पनिश या कन्विक्शन से सेव करता है। ये कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? सजा। अगर आपको कोई सजा मिलने वाली है तो प्रोस्पेक्टिव नेचर्स के जो भी लॉ होंगे उनको जो है उनके लिए ये क्या है? सेफ गार्ड है। अब सेफ गार्ड कैसे है जरा इसको समझिए। किसी भी डेवलप कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ के लॉ को उठा करके देखिए तो वहाँ पर 3 जो है प्रोटेक्शन वहाँ के उनको मिलते हैं जिन पर जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, जिन पर किसी तरह का कोई आरोप लगा है। वो 3 जो है सेफ गार्ड क्या क्या मिलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, सेल्फ इंक्रीमेशन और रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, राइट। तो ये जो है कैसे मिलते हैं? अब आप इसको देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज एंड सेल्फ इंक्रीमेशन, इन दोनों को देखिए। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे जस्ट सपोज आज की डेट में आप एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हुए, राइट। आज की डेट में आप एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हुए और अपीयर होने में आज के लिए ये लॉ है उस एग्जामिनेशन सेंटर का कि यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई स्टूडेंट, इफ देयर एनी स्टूडेंट, राइट, इज कॉट विथ चीटिंग, राइट, अगर कोई विद्यार्थी आज जो है चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका वो पेपर, जिस सब्जेक्ट का वो पेपर दे रहा है, सपोज आज आपका पेपर है इंग्लिश का, राइट, और लॉ क्या है आज का कि आज आप जो पेपर दे रहे हैं या इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में जो लॉ है कि जो पेपर आप दे रहे हैं अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो पेपर आपका चेक नहीं होगा, वो पेपर आपका चेक नहीं होगा, ये पेपर आपका अनचेक्ड रहेगा। इसके मार्क्स चाहे आपने जो भी आए हों वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जब चेक ही नहीं होगा और चेक भी होगा तो कितना भी अच्छा लिखा हो आपने, लेकिन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन आज आपने दिया इंग्लिश फर्स्ट का पेपर, कल आपका इंग्लिश सेकंड का पेपर था, आपने इंग्लिश सेकंड का पेपर दिया, फिर चेकिंग हुई, आप चीट करते हुए नहीं पकड़े गए, मतलब आप पीसफुल विद ऑनेस्टी एग्जाम दे रहे थे। लेकिन एग्जामिनेशन खत्म होते होते आगे के लिए एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया कि भाई बच्चों को नकल करने से रोकने के लिए कोई ऐसा सख्त कानून बना दिया जाए जिससे बच्चे नकल करने से डरे, चीट करने से डरे। अब लॉ ये बना दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विद्यार्थी नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसका वो पेपर नहीं, केवल वो पेपर नहीं, पूरा सेमेस्टर ही बार हो जाएगा, पूरा सेमेस्टर ही बार कर दिया जाएगा, पूरे सेमेस्टर को ही जो है क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर देंगे कि भाई अब ये सेमेस्टर ही आपका खत्म हो गया, अगर किसी एक भी पेपर में पकड़ा गया। लेकिन ये रूल कब बना? जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका था, तब लॉ ये बना कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट्स नकल करते हुए पकड़ा जाता है
तो उसका एक पेपर नहीं, पूरा सेमेस्टर ही वार्ड हो जाएगा। तो अब जो है, चूंकि मिस्टर एक्स नकल करते हुए इंग्लिश के पेपर में पकड़े गए थे, तो क्या इनका सेमेस्टर बार्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमको आर्टिकल 20 क्लास 1, आर्टिकल 20 क्लास 1 में ये चीज, ये प्रोटेक्शन हमको मिला है। क्या प्रोटेक्शन मिला है? कि अगर हमने अपराध आज किया है, अगर अपराध हमने आज किया है, तो उसकी सजा, उसकी जो पनिशमेंट है वो हमें आज के कानून के हिसाब से होगा, ना कि आने वाले जो आपने 2 साल बाद कोई लॉ बनाया है उस कानून के हिसाब से होगा। जस्ट सपोज कोई एक व्यक्ति है और उसने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया, एक ऐसा अपराध कर दिया जिसकी सजा 5 साल है, राइट? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ही है, मिस्टर ने, एक्स ने ऑफेंस जो कमिट किया उसकी सजा कितनी है? 5 साल। कब किया है? आज डेट क्या है? 31 है शायद, 1 जून 2023, राइट? अब इसमें आज की डेट में जो भी इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उसकी सजा कितनी है? 5 साल है। अब इनके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, मिस्टर एक्स के अगेंस्ट, मिस्टर एक्स अरेस्ट भी हो गए या बेल आउट भी हो गए। अब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलते चलते आ गया आपका 2025, ठीक है, 2025 आ गया। अब 2025 आते आते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ या लॉ में कोई अमेंडमेंट हो गया और उसी सेक्शन के लिए अब सजा हो गई 5 नहीं 7 साल। ये हुआ कि भाई जो इस नेचर के ऑफेंस कमिट करेगा, जो इस नेचर के अपराध करेगा, उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो चूंकि ये मान लीजिए कि 20 फरवरी 2025 को ये कन्विक्शन होने जा रहा है, तो इसको सजा 5 साल की होगी या 7 साल की होगी? सजा 5 साल की होगी। क्यों 5 साल की होगी? क्योंकि जिस डेट में इन्होंने ऑफेंस कमिट किया था उस डेट में उस ऑफेंस की का जो कन्विक्शन था या पनिशमेंट था वो 5 साल था। जो 20 Feb 25 को जो कन्विक्शन हो रहा है वो आज के डेट में, अगर आज के सिनेरियो में 20 फरवरी 25 को अगर कोई जो है 20 फरवरी 25 को अगर कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो ये कानून उस व्यक्ति पर लागू होगा, राइट? तो यहां पर आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का जो है क्या मिला? डिफेंस मिला। इज दैट क्लियर? कि आपको जो है ये राइट है, ये राइट है कि आप जो है आपको सजा उस कानून के हिसाब से मिले जिस कानून को आपने जिस तोड़ा है, जिस डेट में तोड़ा है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात आ जाती है यहां पर, मैंने कहा सेल्फ इंक्रीमेशन। सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब है आर्टिकल 20 क्लास 2 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से जो कि एक्यूज्ड है, जिस पर आरोप लगा है, उस व्यक्ति से उसके अगेंस्ट ही एविडेंस नहीं ले सकते हैं, राइट? जो कि पुलिस क्या करती है? सेक्शन 161 सीआरपीसी का यूज करते हुए पुलिस क्या करती है? जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है किसी अपराध के लिए, तो फिर उससे ये पूछती है कि भाई हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है, ये क्वेश्चनिंग तैयार की है, इन क्वेश्चनिंग का आपको क्या करना है? आंसर करना है, राइट? अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। किसको करने हैं आंसर? ये उस व्यक्ति को आंसर करने हैं जिस व्यक्ति पर किसी तरह का आरोप लगा है या अभियोग पंजीकृत है, राइट? तो आर्टिकल 20 क्लास 2 ये कहता है कि आप या पुलिस हैज नो राइट
पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि आपसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब जबरदस्ती आपसे आपके अपराध कबूल करवा ले या आपको एक्सपोज करवाए, राइट। आपसे अगर एक्सपोज करने के लिए या आप वो एविडेंस देने से सीधे मना कर सकते हैं जो आपको एक्सपोज करते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर भी एक चीज है, आप अपने अगेंस्ट एविडेंस देने से मना कर सकते हैं, राइट। ये राइट आपको कहां मिला है? आर्टिकल 20 क्लास 2 में भी मिला है। इवन देन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25, 26, 27 में भी, इन सेक्शंस में भी आपको जो है ये रिलीफ मिला है कि कोई भी अथॉरिटी जो है खासतौर से क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहा हूँ ना, आप सिविल नेचर्स में चले जाएंगे तो या एक फाइनेंशियल मैटर्स में उनके लिए अलग लॉ है। क्रिमिनल जो अगर ऑफेंस हैं, क्रिमिनल एक्ट हैं आपने किए हैं, तो क्रिमिनल मैटर्स में इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25, 26, 27 भी ये कहते हैं कि आपसे जबरदस्ती आपके अगेंस्ट एविडेंस नहीं लिए जा सकते हैं। सेकेंड, ये आपको आर्टिकल 20 क्लास 2 में भी प्रोविजन है कि आपसे आपके अगेंस्ट जो है क्या ना लिए जाएं, एविडेंस ना लिए जाएं, या आप उन प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दें जो आपको एक्सपोज करते हो, राइट। तो दो जगह तो ये मिल गया। तीसरी जगह कहां मिला है? तीसरी जगह ये सेक्शन 161 सीआरपीसी जो पुलिस को एम्पावर करती है कि आपसे बयान लें, राइट। ये सेक्शन 161 भी आपको भी एम्पावर करता है कि आप अपने विरुद्ध ना बताएं, ना बोलें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे बोलने से मैं एक्सपोज हो जाऊंगा तो आप उसको सीधे बोल सकते हैं, सॉरी मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अगर आपको मुझसे प्रश्नों के उत्तर लेने ही है तो आप मेरे एडवोकेट से बात कर लीजिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 20 क्लास 2 में ये प्रोविजन है कि आपसे जबरदस्ती आपको एक्सपोज नहीं करवा सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब क्लास 3 क्या कहता है? ये बड़ा लीगल क्लास ही है। ये आपको आर्टिकल 22 में भी पढ़ने को मिलेगा कि आपसे आप जबरदस्ती आपके विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम एक डबल जियोपार्डी की बात करते हैं। डबल जियोपार्डी इसका मतलब है कि आपने अपराध तो एक किया है और एक ही अपराध की क्या 2 बार सजा हो सकती है? एक ही अपराध की क्या 2 बार सजा हो सकती है? नहीं हो सकती है। मतलब सेम क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा किसी को नहीं दी जा सकती है। नन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस विथ फॉर सेम ऑफेंस। फॉर सेम ऑफेंस का मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 20 क्लास 3 दिस इज द प्रोविजन। तो यहां पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का डिफेंस, एक्स पोस्ट फैक्टो का डिफेंस और डबल जियोपार्डी का डिफेंस, ये आपको डिफेंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल 20 में। और ये आज के हिसाब से जो है बहुत अच्छा वो है। और जो विद्यार्थी मेरा जो है वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पूरी क्लास लेना चाहते हैं, एज पर द लॉ के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो वो हमारे इन वीडियोस को देखते रहें। बहुत जल्द आपको लिंक प्रोवाइड होने वाला है, वहां से आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ की क्लासेस को जो है परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।